Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about the monohybrid cross, that is inheritance of one character. मेंडल ने जो वन कैरेक्टर का इनहेरिटेंस या उसको एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दिया था कि कैसे एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है और उसका एक्सप्रेशन होता है. कंप्लीट मोनोहाइब्रिड क्रॉस को उसने दो पार्ट्स में कंक्लूड किया. ठीक है, दो मेन पार्ट, दैट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, दैट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो ये कंक्लूजन दिए थे. उसके बाद जो सेकंड क्रॉस आई, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स, एक साथ दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस, दैट इज आल्सो नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस. डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने दो कैरेक्टर्स लिए, ठीक है, दैट इज सीड कलर एंड सीड शेप. सेम वैसे ही परफॉर्म करना है जैसे मोनोहाइब्रिड की थी, लेकिन यहां पे क्या फर्क हो जाएगा. जैसे सीड कलर है तो डोमिनेट क्या है, येलो एंड ग्रीन. ठीक है, सीड शेप में क्या हो जाएगा, दैट इज राउंड एंड रिंकल्ड. तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करवाई. एक में क्या था, दोनों जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे, दैट वाज द येलो एंड द राउंड, और जो दूसरा प्लांट था दैट हैव ग्रीन एंड द रिंकल्ड. ठीक है, तो दोनों के गैमेट्स बने. फर्स्ट जनरेशन आई, सेकेंड जनरेशन आई, और सेकेंड जनरेशन के बाद जो F2 जनरेशन थी, सेकेंड जनरेशन थी, उसमें कुछ नए रिकॉम्बिनेंट्स की फॉर्मेशन हुई पुनेट स्क्वायर की हेल्प से. पुनेट स्क्वायर क्या है कि एक स्क्वायर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके अंदर हम चारों गैमेट्स, जो इनके चार गैमेट्स बनेंगे. फर्स्ट जो जनरेशन आई है, फर्स्ट में दैट इज द येलो एंड द राउंड, जो इम्प्योर है, ठीक है, इनके गैमेट्स बनाएंगे लाइक कैपिटल वाई कैपिटल आर, और ऐसे करके चारों गैमेट्स बना देंगे. एक बना के बता देती हूँ आपको, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर. सेम यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर. ठीक है, ऐसे गैमेट्स बना दिया, इनको आपस में फ्यूज कर दिया, और फ्यूजन के बाद जो भी फिनोटाइप और जीनोटाइप आया उसका सेकेंड जनरेशन में हमने उसको लिख दिया. ठीक है, कि बता दिया कि कौन कौन से कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो ये जो स्क्वायर है, दिस इज नोन एज द पुनेट स्क्वायर. आरसी पुनेट ने दिया था, इसीलिए बोलते हैं पुनेट स्क्वायर. और यूजुअली डिफाइन करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, जो जीनोटाइप्स हैं उन जीनोटाइप्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ताकि पता लग सके कि कौन कौन से जो पॉसिबल जीनोटाइप्स बन रहे हैं सेकेंड जनरेशन में. तो अब इधर जो रेशो आई थी, दैट वाज द 9:3:3:1, दैट इज द फिनोटिपिक रेशो, जिसमें 9 और 1, 9 वाज द डोमिनेंट पार्ट, जिसके अंदर येलो और राउंड जो पेरेंट का डोमिनेट कलर था, जो डोमिनेंट फीचर था, वो आया. 1 दैट वाज द रिसेसिव, दैट इज ग्रीन एंड द रिंकल्ड. लेकिन जो ये 3 है, ठीक है, जिसमें क्या था, येलो एंड रिंकल्ड, जो एक नया कॉम्बिनेशन बना था, येलो एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड राउंड. ठीक है, ये दो नए कॉम्बिनेशंस बने, और इन्हीं कॉम्बिनेशंस को उन्होंने एक कंक्लूजन के फॉर्म में पेश किया, दैट वाज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. और कहा कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, यूनिट फैक्टर्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर, जो पेयर डिफरेंट ट्रेट्स के जो यूनिट फैक्टर्स हैं, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते. अगर अफेक्ट करते तो हमें नए कॉम्बिनेशंस नहीं मिलते. जो इनहेरिटेंस है टू कैरेक्टर्स का, कि दो कैरेक्टर्स एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी एक डोमिनेंट ले लो, एक रिसेसिव, ठीक है, उनके गैमेट्स बना दिए, फ्यूजन कर दिया. फर्स्ट जनरेशन आई, जिसके अंदर क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण दैट वाज द डोमिनेंट कैरेक्टर वाज एक्सप्रेस्ड. फिनोटाइप क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था. उसके बाद उसी की सेल्फिंग करवाई, गैमेट्स बनाए, और गैमेट्स के बाद फिनोटाइप हमने निकाला पुनेट स्क्वायर से. मतलब एक साइड में टोटल 16 बॉक्स बनाए, एक साइड में क्या कर दिया, एक गैमेट्स लिख दिए, पॉसिबल गैमेट्स, दूसरी साइड में दूसरे पॉसिबल गैमेट्स लिख दिए, उनका फ्यूजन करवा दिया और जीनोटाइप निकाल लिया. और इस मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या कंक्लूजन था, दैट वाज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, डिफरेंट ट्रेट्स के जो यूनिट फैक्टर्स हैं, वो
इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, विद एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस पे उनका कोई भी असर नहीं है। अगर असर होता तो नए कैरेक्टर्स नहीं बनते, न्यू कॉम्बिनेशंस की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये था दैट वाज द डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो आप लोगों ने 10th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सेम वही है। ठीक है, लेकिन फिर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आता है एक्सेप्शंस, डिफरेंस आता है एक्सेप्शन में। एंड अगर हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो पहला जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे, जिसमें दो इंपॉर्टेंट लॉज थे, दैट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिनकी काफी क्रिटिसिज्म हुई, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का इतना ज्यादा क्रिटिसाइज लोगों ने नहीं किया, लेकिन जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसमें काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए जहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता है। और पहला जो कंसेप्ट है दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सेकेंड इज द को डोमिनेंस, जो कि कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं, एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा था कि जो फर्स्ट जनरेशन आएगी उसके अंदर एक कोई भी जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, कोई भी जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करेगा। लेकिन कॉरेंस ने मिराबिलिस जलापा, दैट इज ऑल्सो नोन एज इवनिंग प्राइमरोज और 4 o'clock प्लांट, इसमें दो तरह के फ्लावर्स थे, रेड फ्लावर्स एंड द वाइट फ्लावर्स। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जब इनका सेल्फिंग किया जाएगा, इनको क्रॉस करवाया जाएगा, इधर से कैपिटल आर आया, इधर से स्मॉल आर आया, दोनों का फ्यूजन हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस? या तो रेड या वाइट। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक डोमिनेट करता, मतलब एक नया फर्स्ट जनरेशन में नया कैरेक्टर तो नहीं आएगा, लेकिन आया क्या आया? पिंक कलर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में ना तो रेड ना वाइट, एक न्यू कैरेक्टर की फॉर्मेशन हुई, एक न्यू ट्रेट आया, दैट वाज द पिंक कलर फ्लावर्स। ना तो रेड फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना वाइट फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इस कंडीशन को बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर इसकी सेल्फिंग करवाई सेकेंड जनरेशन के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि इधर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, इनको क्रॉस करवाया, कैपिटल आर, फिर कुछ कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ये 3 तरह के जीनोटाइप्स बने, जिसमें क्या होना चाहिए फिनोटाइप 3:1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेंडल, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 1:2:1, दैट इज एक रेड, एक वाइट और 2 पिंक, एक रेड 2 पिंक और एक वाइट। क्या है ये? फिनोटिपिक रेशो, जो कैसी आनी चाहिए थी 3:1, लेकिन नहीं आई। तो ये क्या था? दैट वाज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या था ये? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस को मिराबिलिस जलापा के अलावा जो स्नैपड्रैगन है या डॉग फ्लावर जिसको कहते हैं, या एंटीरेहिनम मेजस, उसमें भी पाया गया। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड इन द फेदर कलर्स ऑफ एंडेल्यूशन फाउल में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाया गया। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इनमें से 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन 4 में से 3 कोई और होंगे और एक जो ऑप्शन अगर इन तीनों में से होगा, दैट इज मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन या एंडेल्यूशन जो फाउल है, तो उसमें आप लिख सकते हो कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में से ना तो डोमिनेट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और मेंडल ने कहा था एक ही कैरेक्टर आएगा या डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन यहाँ पे एक नया कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। दैट वाज द पिंक कलर फ्लावर इन द मिराबिलिस जलापा। लेकिन सेकेंड जनरेशन में पेरेंट के जो कलर्स थे, दैट इज रेड एंड वाइट, वो वापस से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं अलोंग विद द न्यू कलर, दैट वाज द पिंक। तो ये था क्या? दैट वाज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट इज द को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब है दोनों एक दूसरे को इक्वली डोमिनेट कर रहे हैं। इनकम्प्लीट में तो ना एक रेड अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा, ना वाइट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा। ठीक है, और दोनों पार्शियली अपने आप को एक्सप्रेस करके रेड और व्हाइट का मिक्सचर आ गया, दैट वाज पिंक। अब कोडोमिनेंस में क्या है कि
दोनों ही कैरेक्टर्स, दोनों ही जो एलील्स हैं या जो यूनिट फैक्टर्स हैं वो अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर, जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज द AB ब्लड ग्रुप। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कोडोमिनेंस को समझने के लिए है, वो है AB ब्लड ग्रुप। जैसे कोई भी अलील है, ठीक है, लेट्स सपोज द मैन इज हैविंग द ब्लड ग्रुप A एंड द वीमेन इज हैविंग द ब्लड ग्रुप B। हमने इनके जीनोटाइप्स बनाए, लाइक इसका IA होमोजाइगस कंडीशन ले लेते हैं, इसका IB। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? या तो अभी इसके जो फर्स्ट जनरेशन आई उसके अंदर क्या है? IA एंड IB। तो क्या जो ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? या तो A होना चाहिए या B होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन जो ब्लड ग्रुप क्या होता है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। क्या हो जाएगा? AB। मतलब A भी उतना ही अपने आप को डोमिनेट कर रहा है जितना B डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? को डोमिनेंस। दूसरे एग्जांपल्स हैं लाइक एनिमल जो जिनका कोट कलर होता है, लाइक द रैबिट, ठीक है, एंड द कैरियर ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, जिसको आगे हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये एग्जांपल्स हैं कोडोमिनेंस के। ब्लड ग्रुप का अगर जैसे वैसे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग ब्लड ग्रुप अच्छे से पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन से एलील्स हैं। ठीक है, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB एंड O। अब जो मल्टीपल अलीलिज्म आएगा, इसी का एक और वो है एक्सेप्शन है। ठीक है, इसी का एक पार्ट है कि मेंडल ने तो कहा था कि एक पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर हैं, 2 ही अलील्स होती हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें एक कैरेक्टर के लिए 2 से ज्यादा अलील्स होती हैं, दैट इज द मल्टीपल अलील। तो ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस में भी आता है और मल्टीपल अलील में भी आता है। तो मल्टीपल अलील में मैं आपको और भी अच्छे से कि कैसे, लेट्स सपोज द फादर इज हैविंग द A ब्लड ग्रुप एंड द मदर इज हैविंग द B ब्लड ग्रुप, तो व्हाट विल बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द 3rd चिल्ड्रन और 4th चिल्ड्रन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो हम करेंगे मल्टीपल अलीलिज्म में। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ। नेक्स्ट इज द कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इसका एक्सेप्शन, डायहाइब्रिड क्रॉस का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन, जिसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इतना लॉ ऑफ डोमिनेंस भी क्रिटिसाइज्ड नहीं हुआ जितना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट क्रिटिसाइज्ड हुआ। और इसका जो बेस्ट कंसेप्ट आया दैट वाज द लिंकेज, जो मेंडल नहीं समझ पाया। अगर लिंकेज मेंडल के कैरेक्टर्स में आ जाता तो शायद मेंडल के लॉज आते ही नहीं, मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ही नहीं होता। लेकिन वो ही वॉज लकी कि वो जो इतने भी उसने 7 पेयर्स लिए थे, 14 वेराइटीज ली थी, उनमें लिंकेज नहीं होती है। अब तो लिंकेज होती क्या है? लिंकेज का मतलब क्या है? दैट इज कलेक्टिव इनहेरिटेंस, एक साथ कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जहां भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे, अलग नहीं होंगे, दैट इज द लिंकेज। ठीक है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो सेपरेट होते ही नहीं है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है कि जो 2 कैरेक्टर्स जा रहे हैं, 2 ट्रेट्स हैं, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर उनका कोई असर नहीं होगा। लेकिन लिंकेज कहता है कि 2 कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमेशा साथ साथ ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिससे बोर्ड में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर डिटेल इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। लिंकेज को डिटेल से एकदम पूरा टाइप्स वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिंकेज को किसने देखा था? लिंकेज को देखा था स्वीट पी में, दैट इज लेथायरस और ड्रेटस। और किसने? बेटसन और पुनेट ने। ठीक है, स्वीट पी में, लेथायरस और ड्रेटस में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई नीट में कि लिंकेज को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया और किस में ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो इट वाज ऑब्जर्व्ड इन लेथायरस और ड्रेटस एंड बाय बेटसन एंड पुनेट। अब उनको लिंकेज का कंसेप्ट तो समझ में नहीं आया, फिनोमेना समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने जब स्वीट पी को पढ़ा तो उन्होंने एक फिनोमेना दे दिया। ठीक है, दैट वाज द कपलिंग एंड द रिपल्शन फिनोमेना। कपलिंग का मतलब क्या है कि जो गैमेट्स जब ट्रांसफर होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो साथ ही इनहेरिट होते हैं। ठीक है, और रपलिंग जो रिपल्शन है, ठीक है, रिपल्शन का मतलब है कि जब 2 कैरेक्टर्स आ रहे हैं अलग अलग इंडिविजुअल से, तो वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अलग जा रहे हैं, दैट इज द कपलिंग एंड द रिपल्शन फिनोमेना।
मतलब या तो साथ रहेंगे, साथ साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, और रिपल्शन का मतलब है दो अलग अलग इंडिविजुअल से कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो एक साथ नहीं है। लिंकेज का इनको नहीं पता था, ठीक है। तो जो टर्म लिंकेज है ये कहां से आई, ये दी मॉर्गन ने, ठीक है, फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने स्टडी की ड्रोसोफिला में, क्यों ड्रोसोफिला लिया, क्या किया ड्रोसोफिला में, कौन से कैरेक्टर्स थे वो ड्रोसोफिला में जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, ठीक है। तो जो मॉर्गन ने टर्म दी भाई लिंकेज, लिंकेज का टर्म दे दिया, लिंकेज को अच्छे से डिटेल में पढ़ा, बताया, एक्सपेरिमेंट किया, फिर इसके स्टूडेंट्स ने भी लिंकेज के बारे में काफी पढ़ा, थ्योरीज दी। क्या थी वो थ्योरीज, क्या है लिंकेज, नाउ देयर इज अ टर्म सेक्स लिंकेज, ये क्या है, ठीक है। ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया, और भी तो डिफरेंट एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, किसी के ऊपर भी वो स्टडी कर सकता था, लेकिन वाई ड्रोसोफिला, बोर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एग्जामिनर को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन कि क्यों मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही चूज किया, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मतलब लिंकेज की बाल की खाल निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।